लीजिए प्रस्तुत है कविता वसंत आया। कवि का नाम रघुवीर सहाय, कक्षा 12वीं, हिंदी ऐच्छिक और प्रस्तुतकर्ता योगेश कौशिक। सबसे पहले कविता की कुछ पंक्तियां प्रारंभिक। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो शुरुआत की पंक्तियां, आइए उनका व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहन दा कहती है, जो बहन होती है वो अपने बड़े भाई को प्रेम से, स्नेह से, बड़ी मीठी बोली में बुलाती है दा। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। उसी मधुरता के साथ, उसी मिठास के साथ जैसे बहन अपने भाई को बुलाती है, छोटी बहन, उसी प्रेम और मधुरता भरी वाणी में, उसी स्वर में कोई चिड़िया, किसी चिड़िया के कूकने की, चहकने की आवाज आई। कहाँ? किसी बंगले के किसी पेड़ पर। कवि को संशय है कि वो शायद अशोक का पेड़, लोग उसे अशोक का पेड़ कहते होंगे, लेकिन कवि को संशय है कि वो शायद नहीं है। तो देखिए कितनी सुंदर तुलना है, चिड़िया के मधुर स्वर की तुलना बहन से की गई है। बहन जिस तरह से अपने भाई को स्नेह पूर्वक बड़ी अपनेपन से बुलाती है, उस मीठी बोली की तुलना उसी से की गई है। और कवि ने उस आवाज को सुना पास में। ये जो आप दृश्य पटल पर देख रहे हैं पेड़, ये अशोक का पेड़ है। लाल फूल होते हैं इसमें, अशोक में। और ये जो पेड़ है, अक्सर लोग इसे अशोक समझ लेते हैं, लेकिन ये अशोक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अशोक कहते हैं, पर ये नहीं है, इसलिए कवि को संशय होगा। आगे कविता, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है, बड़े बड़े पियराए पत्ते। ये कवि की खासियत है। शब्द जो है किस तरह से उन्होंने लेकर के आए हैं, पीले पत्तों के लिए। कितना सुंदर शब्द लग रहा है, पियराए पत्ते। कहां से गिरे? ऊंचे तरुवर से, ऊंचे पेड़ों से, है ना। और जो देखिए सड़क कैसी है, चलती सड़क, चलती सड़क के किनारे, यानी भीड़ भाड़ वाली सड़क है, चलती सड़क है, शोरगुल है, और उसके किनारे पर लाल बजरी है, और वहां पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते सूख करके, पीले होकर के नीचे गिर गए हैं। और जब वो पैरों के नीचे आते हैं तो कैसी आवाज आती है? चरमराने की। उस ध्वनि को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही वो पत्ते पैर के नीचे आए, चरमराने की आवाजें आई, और कवि ने उस आवाज को सुना और उसका ध्यान उस तरफ गया, उन सूखे पत्तों की तरफ। देखिए कवि क्या कर रहा है ना। उसने पहले चिड़िया की मधुर ध्वनि सुनी और उसका ध्यान गया कि देखो कितनी मीठा बोलती है, जैसे बहन बुला रही हो। फिर उसने पत्तों को देखा, है ना, और उसकी चरमर की ध्वनि उसने सुनी। इसने उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचा, आकर्षित किया। कोई 6 बजे सुबह है, जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। कब की बात हो रही है? सुबह सुबह की। सुबह सुबह कैसी हवा चलती है? ठंडी हवा, है ना। लेकिन अगर वसंत का मौसम है, ठंडी, ठंडापन तो होता है हवा में, लेकिन अगर मान लो धूप निकल आए, कैसी धूप? सुबह सुबह वाली गुनगुनी धूप जो होती है, कोमल मुलायम सी धूप, तो उसका परिणाम क्या होता है कि हवा की जो ठंडक है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें थोड़ी सी उष्णता आ जाती है, हल्की सी गर्माहट आ जाती है। और जब वो हवा हमें छू करके जाती है, कितना अच्छा लगता है, बहुत सुखद एहसास होता है। कवि को भी हुआ सुबह सुबह, जब वसंत की शीतल सी बयार कवि को छू कर निकल गई, तो कैसा लगा? जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई। कि हवा ऐसे आई जैसे कोई स्त्री गर्म पानी से स्नान करके आई हो। और जब कोई गर्म पानी से स्नान करके आता है तो कैसा हो जाता है? आसपास के वातावरण में भी जो उसके शरीर से हल्की सी गर्मी भाप निकलती है तो महसूस की जा सकती है। तो यहाँ पर स्त्री से तुलना की गई है, नहा कर आई हुई स्त्री से। किसकी? हवा की, गर्म पानी से जो नहा कर आई है। तो यहाँ पर गर्म पानी का काम कौन कर रहा है? धूप, गुनगुनी धूप सुबह की। और उसने हवा में जो जाड़े की जो ठंडी हवा होती है, अब वैसी हवा नहीं रही, अब हल्की सी इसमें गर्माहट आ गई है।
और कैसी आई, फिर किसी गोल गोल घूमती हुई आई और हमें छू करके चली गई, रुकी नहीं। क्यों? उसके बाद तो हवा और अधिक गर्म हो जाएगी, धूप तेज हो जाएगी, है ना। तो ये वसंत का मौसम है कि हवा में ना तो बहुत अधिक ठंडक है और ना ही बहुत अधिक गर्मी है। खास तौर पर सुबह की हवा जो मंद मंद आती है और एक खूबसूरत सी छुअन दे करके वो चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। ये एक कविता है कि बसंत आया कब जाना, फुटपाथ पर चलते चलते जाना कवि ने। कैसे? प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक ऋतु जा रही है और दूसरी ऋतु आने की तैयारी कर रही है, वसंत ऋतु आ रही है और उस वसंत ऋतु के लक्षणों को पहचाना, गौर किया उसने, मधुर आवाज सुनी चिड़ियों की, पीले पत्तों के चरमराने की आवाज सुनी, हवा की शीतलता से जाना और इन बदलावों की तरफ उसका ध्यान गया। देखिए, हम केवल राह में चलते रहते, जीवन की गाड़ी चलती रहती है, चलते 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 रहते हैं, परंतु हम अनुभव नहीं कर पाते कि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु कब में आ गई। उस उल्लास को, उस खुशी को हम अनुभव ही नहीं कर पाते, उसका आनंद ही नहीं ले पाते उन क्षणों का। आइए अब आगे। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। यानी कि हमें कैसे पता चलता है वसंत पंचमी का? कैलेंडर से, है ना। कैलेंडर देख के पता चलता, ओहो वसंत का महीना शुरू हो गया, मदन महीना, कामदेव का महीना। मदन कामदेव का नाम है, तो मदन महीना यानी वसंत का महीना। शुरुआत कहां से हुई? वसंत पंचमी से, है ना। अमुक दिन अमुक वार, इस निश्चित दिन, है ना, इस निश्चित वार में अब वसंत पंचमी होगी। हम कैलेंडर में निशान लगा के रखते हैं, छुट्टी मिलेगी। दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण। प्रमाण भी था कि दफ्तर की छुट्टी थी कवि के, है ना, और उसको कैलेंडर से पता था कि फला दिन की वसंत पंचमी होगी। इसी तरह तो जानते हैं हम आजकल त्योहारों को। त्योहारों को ज्यादातर हम तिथियों से पहचानते, कैलेंडर से, या उस दिन हमारी छुट्टी होती है। लेकिन हर त्योहार का ताल्लुक ऋतु से है, ऋतु में होने वाले परिवर्तनों से। हमारा कोई ऐसा त्योहार नहीं जिसका ताल्लुक ऋतु से ना हो, लेकिन हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते उन लक्षणों को। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। यानी कि जो कविताएं हम पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो जंगल हैं, ढाक के, पलाश के, ढाक यानी पलाश, उनमें जब लाल लाल फूल आते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं होली के आसपास वसंत के मौसम में, तो ऐसा लगता है जैसे जल रहे हो जंगल, दहक रहे हो। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य द्वारा की जा रही अवहेलना, किसकी अवहेलना? प्रकृति की। और जो उसकी भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, मशीनी जिंदगी, उस पर कटाक्ष किया है कि वसंत ऋतु या कोई भी ऋतु अनुभूति का विषय, अनुभव करके पता लगने वाली। लेकिन हमें कैसे पता चलता? कैलेंडर से, छुट्टी है या साहित्य में हमने पढ़ा है। तो ये कटाक्ष कवि ने किया है। ये देखिए, ये पलाश के फूल हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होते हैं, बसंत के मौसम में खिलते हैं। आम्बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक और भंवरे अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। बसंत ऋतु में साहित्य में कवि ने पढ़ा है कि आमों पर मंजरियां आ जाती हैं, फूल आने से पहले कलियां आती हैं, मंजरी बोलते हैं। जितनी ज्यादा मंजरी आएंगी उतनी ज्यादा आम की फसल होगी। तो पहले ही पता लग जाता है वसंत में कि इस बार आम की फसल कैसी होगी, जब मंजरियां आती हैं। और जब मंजरियां आती हैं तो क्या होता है? मधुमस्त पिक, कोयल कूकने लगती है, फूलों का रस पी करके कोयल कुहकती है। भंवरे गुंजन करने लगते हैं, गुंजायमान हो जाते हैं। कभी ध्यान से देखना, वसंत के मौसम में जब फूल खिल जाते हैं, नंदनवन, बाग बगीचे, है किससे? रंग रस गंध से लदे फदे, जब फूलों से भर जाते हैं, लद जाते हैं, रंग बिरंगे खुशबूदार, है ना, तो क्या होगा? भंवरे आपको नजर आएंगे और भंवरों की टोलियां इधर से उधर गुंजायमान करती हुई चलेंगी, उनका ध्यान किसी की तरफ नहीं होता। तो आम पर मंजरियां आ जाती हैं, बाग बगीचे रंग बिरंगे मनोहर सुगंधित फूलों से लद कर यशस्वी होंगे, यानी यश को प्राप्त करेंगे, मतलब दूर दूर तक उनकी ख्याति पहुंचेगी। कोयल कुहकने लगेगी मस्त होकर, भंवरे गुंजायमान कर देंगे। ऐसा कवि ने साहित्य में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, परंतु हमने कभी इन चीजों को अपने आसपास देखने की
कोशिश नहीं की। होता है हमारे आसपास परंतु हम देखने की कोशिश नहीं करते, इसका पल का लुत्फ आनंद नहीं उठाते। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। यही तो बात थी कि मुझे नहीं पता था कि जिस दिन को मैंने छुट्टी का दिन समझा था, तुच्छ सा दिन के, आज तो छुट्टी है, अरे आज क्या करना है, अरे छुट्टी का दिन, आज आराम करना है, टीवी देखना है सारा दिन, है ना, और क्या काम करना है, घर के अपने काम निपटाने। परंतु उसे नहीं पता था कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि जिस वसंत के बारे में वो केवल साहित्य में पढ़ता आया, किताबों में पढ़ता आया, जिसे कैलेंडर से जानता आया, छुट्टी समझता रहा, आज उसके सौंदर्य को उसने जी भर के निहारा, उसको आनंद मिला। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अनुभव से जाना, कानों से उसने मधुर आवाजें सुनी, हवा का स्पर्श लिया, आंखों से उन पत्तों का गिरना देखा, नई कोपलों को देखा, उसको महसूस किया। उसे नहीं पता था कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो जीवन में पहली बार वसंत को, ऋतु परिवर्तन को जानेगा, देखेगा, महसूस करेगा। आइए इस कविता का काव्य सौंदर्य जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाव सौंदर्य है कि इस कविता में मनुष्य के व्यस्त जीवन पर करारा व्यंग किया गया है कि व्यस्त हो गए हैं और प्रकृति के प्रति हो गए हैं हम उदासीन। प्रकृति की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं, उससे हम दूर हो चुके हैं, और जितने भी प्रकृति के मनोरम दृश्य हैं, मधुर आवाजें हैं, कोमल स्पर्श हैं, हम उनका आनंद ही नहीं उठा पाते। हम निकल के चले जाते हैं पार्क से, जी हम वॉकिंग करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने जा रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कितने खूबसूरत फूल खिले होते हैं कि पल भर उनको भी हम निहार लें, है ना, पत्तों का आनंद लें, कितने खूबसूरत लगते हैं पत्ते, पक्षियों की आवाजें आ रही होती है, हम सुनने का प्रयास ही नहीं करते, इतनी मधुर आवाजें आती हैं, और हम उदासीन हो गए, व्यस्त हो गए हैं। ढाक के वन महकते हैं, कोयले कूकती हैं, बाग फूलों से लद जाते हैं, पर हम तो निरपेक्ष बने रहेंगे जी, हम तो व्यस्त हैं, हम तो मशीनी हैं। प्रकृति में तो परिवर्तन होते रहते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु हम उसे जान नहीं पाते। कवि ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर वसंत ऋतु में हुए इन बदलावों को इंगित किया है, उसने हमें बताया है कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य में हम देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग है, और भाषा कैसी है, बिल्कुल सहज, सरल और प्रवाह लिए हुए, बहती हुई सी हमारे सामने चलती है। बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। देखिए, जैसी कविता हम पढ़ते हैं, हमारे आंखों के सामने दृश्य आ जाता है पत्तों के गिरने का, नई कोपलों के आने का, हमें चिड़िया की चहकने की आवाजें सुनाई देने लगती, श्रव्य बिंब, हमें ऐसा लगता है हवा हमें छू करके जा रही है, स्पर्श बिंब। ये बिंबों का बहुत खूबसूरत प्रयोग है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने क्या किया कि प्रकृति से नजदीकी दिखाई जाए, अंतरंगता दिखाई जाए, उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो देशज शब्द हैं, हमारी स्थानीय बोलियों के शब्द हैं, और ऐसी ही क्रियाओं का प्रयोग किया। आपने पढ़ा ना, होवेगी अमुक दिन अमुक वार, है ना, मदन महीने की होवेगी वसंत पंचमी, आवेंगे, दिखावेंगे, लदे फदे, ये जो शब्द हैं ये स्थानीय बोली के हैं, ये हमें आनंद देते हैं, प्रकृति के नजदीक लेकर के जाते हैं। मुक्त छंद है, छंदों में नहीं बंधी हुई, अतुकांत रचना है, तुक भी इसमें नहीं मिलती। अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जो सबसे खूबसूरत शब्द जिस कविता में लगा, फिर आए पत्ते, अनुप्रास अलंकार, प वर्ण की आवर्ती, रंग रस, र वर्ण की आवर्ती, है ना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहां एक शब्द दोबारा आता है। बड़े बड़े, दहर दहर, अपना अपना, इन सब में पुनरुक्ति प्रकाश है। इसके अलावा आप देखें उपमा अलंकार आया, फिरकी सी आई, है ना, तो हवा कैसी आई, फिरकी सी, फिरकी के समान तुलना की गई, तो उपमा अलंकार है। मानवीकरण किया गया, हवा कैसी है, खिली हुई, खिलना तो मनुष्य का स्वभाव है, यशस्वी भी मनुष्य होता है, नंदनवन होंगे यशस्वी, तो ये मानवीकरण कर दिया गया है इनका। और उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो जनहू मनो मनहू, जहां ये शब्द आ जाए, जैसा मानो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे गर्म पानी में नहाई हो। तो अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग रघुवीर साय ने कविता में किया है। प्रसाद गुण है कविता में, यानी कि प्रसाद गुण किसमें होता है, जो बात कवि कहना चाहता है हमें वो तुरंत समझ में आ जाए, कविता को पढ़ते ही हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये कटाक्ष है, व्यंग है ये कविता, किस पर, कि हम पर, हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और हम जान ही नहीं पाते ऋतु परिवर्तन को अपने आसपास, उसे महसूस ही नहीं करते। चित्रात्मकता का गुण है, पूरा चित्र जो है वसंत का वो हमारी आंखों के सामने आ गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कविता का आनंद लीजिए तब तक।